मुकालमा टीवी के नए सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डॉक्टर खाकान नजीब साहब से डिस्कशन जारी है। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग और डेट रीप्रोफाइलिंग में फ़र्क क्या है, और पाकिस्तान के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं तो मेहताब भाई बहुत क्लियर हूँ इस पे। और मैंने बहुत ही जिसे कहीं क्लियरली ये स्टेट किया है कि लेट्स अस्यूम कि पाकिस्तान को डराया जाता है जब बहुत बड़े फिगर बोले जाते हैं और कहा जाता है कि 90 अरब डॉलर 3 साल में पेमेंट है, पाकिस्तान कैसे करेगा। अगेन आई मीन एक तो ये है कि चीज़ों को सादा बनाइए। गुफ्तगू ये है कि अगर आप इसमें देखें और मैं 23 से 25 अरब डॉलर की वापसी हर साल ले लूं जो कि डेट की है, और बाकी जो रकम है उसको मैं लूं कि वो करंट अकाउंट की 5 अरब डॉलर के करीब रहेगी, और यही करंट अकाउंट चलेगा मेरा ख्याल है अगले FY 24, 25 एंड 26 में। तो ये 90 अरब डॉलर का फिगर दे के कौम को डरा दिया जाता है और हम ऐसे हो जाते हैं कि ये कैसे होगा। आप अब आईएमएफ का प्रोग्राम गुजार 3 साल का देख रहे हैं अगला? मेरा ख्याल है कि 3 साल का प्रोग्राम लीजिए और फिर ये कीजिए कि 18 महीने में इतना काम कर दीजिए कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं, और आप अगर प्रोग्राम से ऑप्ट आउट करना चाहें तो बेशक कर लीजिए। ये भी गुंजाइश आपको मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन वो चीजें जो आज हम बहुत क्लियरली डिस्कस कर लेंगे आपने कर ली हो 18 माह में। और ये बड़ा पाथ आपका प्रोग्राम सेट करेगा इलेक्टोरल साइकिल का जो नेक्स्ट 8 फरवरी के बाद शुरू होने जा रहा है। अगर गुजारिश ये है कि अगर 23 से 25 अरब डॉलर की आपकी रीपेमेंट है हर साल, जिससे आपको डरा दिया जाता है, इसकी डेट रीस्ट्रक्चरिंग में कतई तौर पे ना जाइए। डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि मैं अपने लेंडर्स को ये कह रहा हूं कि आप ना सिर्फ मेरी पेमेंट ना लीजिए, बल्कि आप हेयर कट लीजिए अपनी पेमेंट पर। ये लेकिन एक डॉक्टर साहब, बुरा एक सिग्नल सॉरी, देगा। अब मैं टोक रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो फाइनेंशियल ईयर गुजर रहा है, मुझे खतरा है एक चीज़ का। वो खतरा ये है कि इस साल के आखिर तक हम डेट स्ट्रेस्ड कंट्रीज की लिस्ट में ना चले जाए। ठीक। अगर ये आप मान लें कि 23 से 25 अरब डॉलर की पेमेंट है, और चूंकि एस्टिमेट्स, अब कभी कभी तो दुख होता है ना कि ये काम तो हमारा करने का है और हमें पब्लिश करना चाहिए, पर ये भी मैं आपको टेबल IMF का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का है वहीं से फिगर देख के बता रहा हूँ। उन्होंने एस्टिमेट करके हमें दे दिया है कि ये आपका नेक्स्ट 3 इयर्स की है। बट अगर मैं इसकी डिटेल में चला जाऊं तो मुझे मालूम है 12.5 अरब डॉलर पर ईयर, नॉट अ स्मॉल अमाउंट, हर साल ऐसा है जो कि आप पाकिस्तान से री रोल करते हैं, यानी कि रोल ओवर में जाता है। चाइना, UAE, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, कतर, इन सब के साथ लेट्स से कि आई वाज अ स्मार्ट पॉलिसी मेकर ऑफ पाकिस्तान, और मैं इस 23 से 25 अरब डॉलर में से एवरेज 24 ले लेते हैं, इस 12.5 अरब डॉलर को निकाल दूं तो मेरा पेबल जो है वो 11.5 अरब डॉलर पे रह जाता है। और इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसमें 15 अरब का करंट अकाउंट भी डाल देता हूं, तो मेरी पेमेंट 3 साल पे भी 50 अरब डॉलर पे आ जाती है, मेरी लेकिन डॉक्टर सालाना साहब, पेमेंट। मुझे ये बताएं कि चाहे आपने देखा कि चाइना ने जब श्रीलंका के साथ आईएमएफ का हो रहा था, तो रीस्ट्रक्चरिंग करने में बड़ा टाइम लगाया था, इसी वजह से वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे। हमारा क्या है कि जितने बायलैटरल्स हैं वो सारे के सारे रिस्ट्रक्चर कर देंगे फौरी तौर पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं रीस्ट्रक्चरिंग मांग नहीं रहा आपसे। मैं तो प्रोफाइलिंग, सिर्फ सॉरी। ये मांग जी, मैं सिर्फ ये मांग रहा हूं आपसे कि आप मुझे हर साल एक रोल ओवर दे रहे हैं। मैं ये रोल ओवर अभी लेता रहूंगा। मैं ऑनेस्टली आपके पास आ रहा हूं अगले 5 साल तक। आप मेहरबानी करके अगर 5 नहीं कर सकते तो मुझे 3 साल के लिए दीजिए। एक रोल ओवर को 3 साल के पे मुहित कर दें कि मैं थर्ड ईयर के एंड पे आपको पेमेंट करूंगा, ताकि 3 साल के लिए 12.5 अरब डॉलर हर साल मुझे ना दिखाई दे। और जो एक्सटर्नल प्रेशर बनता है तो ये मेरे एक्सटर्नल प्रेशर में ना दिखाई दे, और एक कंफर्टेबल एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मुझे दिखाई देना शुरू हो जाए। ये पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो अभी तक डेट ऑफिस को कर चुके होना चाहिए था।
बट मैं ये लीवे देता हूं उनको कि दे आर वेटिंग फॉर अ 5 ईयर इंटरिम गवर्नमेंट की बजाय एक permanent government to come, an extended fund facility to be there so that सबको दिखाई दे कि रिफॉर्म पाथ पे हैं। आपका जो कैरेट होगी लोगों को वो ये होगी कि आपने कोई हेयर कट नहीं दिया, आपने इंटरनेशनल मार्कअप के मुताबिक पेमेंट की है और आप पाकिस्तान का सॉवरन डेट ऑनर ही करते चले जाएंगे। बट आप सिर्फ कह रहे हैं कि हर साल की बजाय मुझे 3 या 5 साल पे मुहित कर दें इस पे। ये लेकिन लेकिन इतना डॉक्टर बड़ा साहब, ये जो आपको चाइना का डेट है जिसमें आईपीपीज का भी उनका डेट शामिल है, उसके अलावा जो सी पैक का है वो भी शामिल है, उस क्या क्या करेंगे? आपने बहुत ही जिसे कहेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने इसलिए रखा है कि मेरा नेक्स्ट जुमला ये था कि आईपीपीज के प्रोजेक्ट्स जो चाइना के 2015 के हैं, गालिबन 15 या और 17 के दरमियान के, इनका जो टाइम पीरियड है वो 25 साल पे मुहित है। इनका डेट पेएबल 10 साल पे मुहित है। प्लीज चाइना से ये रिक्वेस्ट करें कि आप और कुछ काम हमारे लिए करें तो हमारे लिए बेहतरी होती है, पर ये सबसे बड़ा काम है। मेरा 10 साल का डेट 25 साल पे मुहित कर दें, उतना ही मार्कअप लें आप हमसे हर साल। आपकी बिजली की कीमत 5 से 7 रुपए गिर जाएगी अगर आप ये सिर्फ एक कदम उनके साथ उठाएं। This would be the second reprofiling that Pakistan needs to do and Pakistan must do. अब मैं फिर वापस आता हूं कि पब्लिक डेट में फिर भी 11 अरब डॉलर हर साल पेबल है, उसका क्या करना है? उस पर भी बहुत क्लैरिटी है। देखिए 5 से 6 अरब डॉलर के तो प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम लोन्स आर इजी टू गेट। अगर आप ये तय कर लें कि आपने अपने पीएसडीपी को सीधा कर लिया है और वाकई अच्छे प्रोजेक्ट सामने रख लिए हैं जिनमें अब ML1 भी आ रहा है, जिनमें आप ऐसे प्रोजेक्ट लाएंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर पाकिस्तान का ले करेंगे। सो डॉक्टर साहब, अगर आप ये कितने करते हैं प्रोजेक्ट्स काटने पड़ेंगे मुझे उनके बारे में बताएं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये पोलिटिकली मोटिवेटेड प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, कितने प्रोजेक्ट्स निकालने पड़ेंगे? मेरे ख्याल में सैकड़ों में हैं। बहुत बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं और इनका चूंकि कई सालों पे मुहित है ये चीज, उसको आपको काटना पड़ेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और ये हम उस रिफॉर्म पैकेज में डिस्कस करेंगे। सो अब मेरे पास 11 साढ़े 11 अरब डॉलर हर साल आ रहा है जिसको मैंने करना है। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि आप बहुत बड़ा जो इसमें आंसर है वो मल्टीलैटरल और जो आपकी कमर्शियल फाइनेंसिंग है उससे पूरा कर लिया करेंगे। और अगर आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स ठीक करना शुरू कर दें तो करंट अकाउंट का जो खसारा है उसकी फाइनेंसिंग आप डिफरेंटली अरेंज कर सकते हैं एंड गेट सेट ऑफ एक्सपर्ट्स। वो 5 अरब अलहदा आपको करना चाहिए, उसको आपको रखना ही नहीं चाहिए मेन स्ट्रीम उसमें। और इस तरह आपका जो डेट रिप्रोफाइल हो जाएगा, आपकी फाइनेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी, रुपए पे प्रेशर टूट जाएगा और आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा ये डॉक्टर तो साहब, सारे एक आपके एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। ये पेरिस क्लब से भी रीशेड्यूलिंग और नॉन पेरिस दोनों से ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि सिर्फ नॉन पेरिस क्लब से जो है वो रीप्रोफाइलिंग की ज़रूरत है? आप अपनी रीप्रोफाइलिंग नॉन पेरिस से कीजिए। आप नए लोन जो है बहुत से लें, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट लोन्स, चूंकि वो 25-25 साल के होते हैं, उनकी जेस्टेशन 5 साल होती है, आप वो जरूर कीजिए। अगर आप ये सारा पैकेज पुट टुगेदर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये 11 अरब डॉलर तो कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं है। एक और आपको टेल विंड मिलना शुरू हो जाएगी। याद रखिए, बेशक आप देख लीजिएगा 24 के दरमियान में जब जाएंगे तो दुनिया का जो इस वक्त 5.25% का रेट है ये टूटना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दुनिया में इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो जाएगी। आपकी रसाई कैपिटल मार्केट्स में 10-10, 15-15, 20-20 साल तक, जब आईएमएफ का प्रोग्राम इंटैक्ट होगा, रीप्रोफाइलिंग 12.5 अरब डॉलर की हर साल की खड़ी हो चुकी होगी, रिफॉर्म पाथ पे आप होंगे, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो चुकी होगी, तो मैं 2.5, 3, 5 अरब डॉलर तो आराम से कमर्शियल उठा लूंगा और रेट भी आपका कम हो चुका होगा, रेटिंग्स पिकअप कर चुकी होंगी। एक रिस्क है ये डॉक्टर है साहब, पाकिस्तान का उस पर एजेंडा। हल्का सा कमेंट कीजिएगा, फिर आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। रिस्क जो है, ये जो गजा की वार है, अगर ये प्रोलॉन्ग होती है और अनसर्टेनिटी बढ़ती है,
तो ये SIFC वेल्थ फंड, ये जो इंटरेस्ट रेट को नीचे करने की आप बात कर रहे हैं ग्लोबली, ये सारा पाथ रिस्की नहीं हो जाएगा? जो इस वक्त वॉर को ट्रीट किया जा रहा है ग्लोबल मार्केट्स में तेल की कीमत $95 थी ब्रेंट की, जब वॉर शुरू हुई, जब बढ़ के गई, अब वापस 81-82 पे इस वक्त आ गई है अ बैरल, और अब उसके बाद नीचे गिर के इट हैज गॉन डाउन टू द लेवल ऑफ $77 अ बैरल। इसका क्या मतलब है? ग्लोबल मार्केट्स इसको इस तरह ट्रीट कर रही हैं इस वक्त वॉर को कि ये जो फिनोमेना है, ये जिसे आप कहेंगे कन्फाइंड है टू द रीजन, और ये स्प्रेड नहीं करेगा बाकी जगहों पर, और ये कन्फाइंड वॉर होगी, और इसको ओवरकम कर लिया जाएगा आने वाले दिनों में। अब $80 का ब्रेंट और मार्केट्स का कंसिस्टेंट राइज तो मुझे ये बता रहा है, बट थिंग्स कैन चेंज। अभी तक SIFC ने मेरे नहीं ख्याल कि रीअसेस किया है अपनी पोजीशन को, कि जो मनीज आना है क्या वो कम हो जाएंगी, या सॉवरन वेल्थ इंटरेस्ट, या प्राइवेट इक्विटी इंटरेस्ट, या एग्रीकल्चर की कॉर्पोरेट फार्मिंग का इंटरेस्ट कम हुआ है। सो अभी तो मैं उसी सिनारियो को जहन में रख के प्ले कर रहा हूं कि दिस विल कंटिन्यू द वे इट इज, बट ये डाउनसाइड रिस्क जरूर है जो आपने मेंशन किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो अगला IMF का प्रोग्राम और ये रीप्रोफाइलिंग और ये सारा कुछ अगर टाइम पे नहीं होता फिर क्या रिस्क है, और मेजर कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें आप समझते हैं कि चेंजेस लाकर हम एक होम ग्रोन प्रोग्राम बनाकर लेकर जाएं? पाकिस्तान को नेक्स्ट प्रोग्राम को इस तरह ट्रीट करना चाहिए कि ये पाकिस्तान का सिर्फ कीमतों की तब्दीली या इन्फ्लेशन को संभालना, या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज को थ्रू इंपोर्ट्स को कर्ब लगाकर या मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर रहकर ही मैनेज ना कर रहा हो। पाकिस्तान को इस प्रोग्राम को एज अ फैसिलिटेटर यूज करना चाहिए कि पाकिस्तान ट्रांजिशन कर जाए फ्रॉम a more controlled setup to a private sector led more open economy, competitive markets through the structural reform, नहीं बल्कि structural overhaul जो इकोनॉमी मांग रही है वो क्या क्या पाकिस्तान है, का। मसलन तू थोड़ी सी कुछ मिसालें भी दे दें। जी, एक तो इस बात पे मानिए कि आपका जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है वो एनर्जी सेक्टर से बढ़ता है, तो एनर्जी सेक्टर की कीमतों से आगे जाकर क्लियरली टैरिफ का रिफॉर्म, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी एंड शेयरिंग ऑफ सब्सिडी का रिफॉर्म, पाकिस्तान के डिस्कोस की मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग का रिफॉर्म, जेनकोस 4 आपके गुद्दू नंदीपुर 2 RLNG प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए, और PSO और OGDCL का प्राइवेट सेक्टर में कंप्लीट ट्रांसफर, ये आपका एनर्जी सेक्टर दिखाई देना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चरली पेंशन के ये बारे कर में आपका जाएंगे। क्या ख्याल है सर? किसके बारे में? पेंशन रिफॉर्म्स के बारे में। उसके बाद पाकिस्तान का अगर एनर्जी सेक्टर के बाद कोई रिफॉर्म है और टैक्सेशन से पहले, वो पाकिस्तान का एक सवियर एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है, बिकॉज वो सेट करेगा पेस कि पाकिस्तान के लोग अगर टैक्स देंगे तो वो टैक्स जो है वो इस तरह इस्तेमाल होगा कि पाकिस्तान के लोग ये देख पाएंगे कि ये एफिशिएंसी ऑफ स्पेंडिंग इंश्योर की जा रही है। It is not only about cutting expenditure, it is about the efficiency and the quality of expenditure. 43 divisions हैं, 350 attached departments हैं, 6.5 लाख का HR है। खुद फैसला कीजिए कि इसका क्या करना है। इतनी बड़ी रेगुलेटरी रजीम है, इसका क्या करना है। फिर जो आपका जनरल सब्सिडी रजीम है, इसको प्रोविंसेस से भी शेयर करना है, और बहुत सी जगहों से, मतलब वीट सपोर्ट प्राइस, फर्टिलाइजर, इनसे निकल जाना है। पाकिस्तान का जो थ्रो फॉरवर्ड 14 से 16 साल का जो आपने जिक्र किया, उन पे से कैसे निकलना है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है, मेरा ख्याल है 1400 के लगभग हैं, उनमें से कैसे निकलना है। फिर पाकिस्तान का टैक्स एक्सपेंडिचर 2240 अरब रुपया है, उन कंसेशंस को कैसे खत्म करना है।
और जो आपने 803 अरब की पेंशन्स का जिक्र किया, उससे कंट्रीब्यूटरी पेंशन और बैन ऑन न्यू इंडक्शंस पे कैसे जाना है? ये सबसे अहम रिफॉर्म है, ये मुश्किल रिफॉर्म है, ये मांगता आपसे फिर वही चीज है कि ये एक्चुअरीज का काम है, उनको लाइए। पाकिस्तान का जो जिसको लेकिन हम डॉक्टर कहते साहब, एक सियासी सवाल अगर मुझे इजाज़त दे तो आखिर में मैं कर लूँ। वो तो जो आने वाले हैं वो तो कह रहे हैं जी कि कोई ऐसी स्कीम लेकर आएं कि अगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई पैसे लगाता है तो उससे सोर्स ऑफ इनकम ही ना पूछा जाए। तो ये आईएमएफ के प्रोग्राम की बातें और हम इस्लाहात की बातें कर रहे हैं, और जो आने की तैयारियां कर रहे हैं वो एक नई एमनेस्टी स्कीम के बारे में सोच रहे हैं। तो ये रिकनसाइल कैसे होगा? ये रिकंसाइल ऐसे होगा कि आपको मानना पड़ेगा कि एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क एग्जिस्ट करता है। इस प्रोग्राम में भी है, अगले में भी होगा कि नो न्यू एमनेस्टी विल बी ऑफर्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ प्रोग्राम। अब ये तो आपने उनके साथ तय किया हुआ है, तो जब तक अप्रैल है तब तक तो ये इन वोग है, आप नहीं कर सकते। बीच में आपको कोई मौका मिलता है तो आप महीने दो में ये कोई काम कर सकते हैं, हम पहले भी ऐसे ही करते रहे हैं। बट कहने का मतलब ये है कि लोग अगर बाहर से अपना पैसा पाकिस्तान लाते हैं तो उस पर तो वैसे ही वो प्रूव कर सकते हैं कि ये एक रेमिटेंस लगी है, तो उसको हम अलाउ कर सकते हैं। सो देयर आर स्टिल वेज टू गो अबाउट इट। और पाकिस्तान में इन रियल एस्टेट, इन गोल्ड एंड इन डॉलर्स देयर इज इनफ मनी फ्लोटिंग अराउंड जो कि वापस इंडस्ट्री में आ सकती है। अगर हम ये दो काम कर दें, हमने एक ग्रोथ के लिए थोड़ा सा फ्रेमवर्क डेवलप किया पाकिस्तान में कि हमने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को संभाला और पाकिस्तान की जो ग्रोथ है उसको एक्सपोर्ट लेड अगेन बनाने की कोशिश की, टैरिफ रिफॉर्म किया। ये बहुत ज्यादा काम मैं नहीं करने को कह रहा। और अपना फिस्कल, वो कहते थे ना कोई प्रेसिडेंट अमेरिका के, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। इन पाकिस्तान मैं कहता हूं इट्स द फिस्कल स्टूपिड, बिकॉज फिस्कल जड़ है, प्राइवेट सेक्टर को क्राउड आउट करता है, एक्सटर्नल के खसारे को बढ़ाता है, बैंक से बोरोइंग करने से इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। मैं रिपीट कर दूं, फिस्कल जड़ है पाकिस्तान को ठीक करने की। ये ना सिर्फ इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, जब 8,000 के नए नोट छपते हैं, 8,000 अरब की गुफ्तगू कर रहा हूं आपसे, प्राइवेट सेक्टर को क्राउड आउट करता है। और जब इतने नोट छपते हैं और इतना बड़ा खसारा और स्पेंडिंग होती है तो एक्सटर्नल भी खराब होता है। हमने इसलिए एनर्जी की सब्सिडीज को बचाकर, पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म को करके, और टैक्सेशन तो है ही है, वो काम तो जारी है, उसको जाने दीजिए, करने दीजिए। जब 2240 अरब की टैक्स एग्जेम्पशन उड़ाएंगे तो खुद ही ये तय हो जाएगा। पर आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना मेहताब, वो ये है कि अगर ये ओवरऑल एजेंडे पे आप बिलीव करते हैं, फिर इसका ब्लूप्रिंट तो आपको लिखना पड़ेगा ना, वो तो आज लिखना पड़ेगा, ताकि जो मार्च में गवर्नमेंट टेक ओवर करे तो आप उसको हैंड ओवर कर सकें ये ब्लूप्रिंट, कि ये है ब्लूप्रिंट जिस पे आईएमएफ का स्ट्रक्चरल प्रोग्राम भी बेस्ड होगा। ये है वो ब्लूप्रिंट जिस पे हम इकोनॉमी को लिबरलाइज और कॉम्पिटिटिव बुनियादों पर चलाएंगे, मार्केट बेस्ड चलाएंगे। अगर हम ये लिख पाए और फिर हम वो लोग ला पाए हर मिनिस्ट्री में कि ये तब्दीली ला सकें, तो शायद मुमकिन हो। सर्टनली ये एक अपहिल टास्क है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। एक आखिरी कमेंट करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप ये देखें कि ये जो केयर टेकर सेटअप है, इससे मुझे बड़ी उम्मीद थी कि ये कुछ बेहतर चेंजेस लेकर आएंगे, लेकिन जो इनके साथ बैठ के काम कर रहे हैं, डॉक्टर वकार मसूद जैसे कॉम्पिटेंट लोग, ये उन्हें भी यूटिलाइज नहीं करना चाहते। तो अब अल्लाह करे कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक पूरा प्रोग्राम लिखकर और आईएमएफ के पास हम लेकर चले जाएं, अल्लाह करे कि शायद हम ऐसा कर सकें, और अगर ऐसा कर लें तो फिर आने वाला प्रोग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से हम चलाने के काबिल हो जाएंगे। इंटेंट लेकिन नज़र नहीं आती, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ। तो नए मैं प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। आपसे गुजारिश है कि आपने ना सिर्फ इसको लाइक करना है, बल्कि इस पे कमेंट्स भी करने हैं और वो सवालात भी उठाने हैं जो हम नहीं पूछ सके। आपसे वादा है कि नेक्स्ट प्रोग्राम में वो सारे सवालात आपके फीडबैक को सामने रखते हुए डॉक्टर साहब से या बाकी एक्सपर्ट्स से पूछते रहेंगे। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।